Hello everyone, I'm Poonam Sharma, your science teacher. Again, welcome you all another interesting session of periodic classification of elements. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमने लास्ट क्लास में मेंडलीव्स और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हमने करा था। ऑल्दो मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी उनको अच्छे से पता होगा कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए थे व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जिनको नहीं पता है वो पीछे वीडियो देखें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, और उससे उनको पता चलेगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में कैसा होता है, उसके क्या क्या मेरिट्स थे। तो थोड़ा सा मैं आपको रिकैप्चुलेट कर देती हूँ जो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा, क्योंकि आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स कैसे कैसे होते हैं। ट्रेंड्स मतलब इसमें बैलेंसी वगैरह, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, इनके ऊपर में जो ये डिपेंड करता है, ये कैसे इसके अंदर में वेरिएशंस आते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको पता है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ये हेनरी मोजले ने दिया था 1913 में। और हेनरी मोजले ने बेसिक जो प्रॉपर्टी बताई थी या बेस जो बताया था एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रखने का, वो क्या कहा था? एटॉमिक नंबर। तो मोजले ने कहा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग एटॉमिक मासेस, व्हाई डोंट वी यूज एटॉमिक नंबर? This will give the appropriate variation in the elements and give appropriate location and position of the elements in the periodic table. तो क्योंकि एटॉमिक नंबर पे बेस था, और आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा बोहर मॉडल, तो बोहर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट दिया था जो कि एटॉमिक नंबर के ऊपर में बेस था। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया बोहर ने था, और इसलिए हम इसको बोहर पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था हेनरी मोजले ने, जिन्होंने बेस बताया था एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मासेस, और इसको प्रिपेयर किया था बोहर ने। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया था हेनरी मोजले की तरफ से, वो क्या था? ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि जब हम एलिमेंट्स को प्लेस करेंगे तो जो उनकी प्रॉपर्टीज होंगी वो एटॉमिक नंबर के ऊपर में उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो यानी कि जितनी भी जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, दे डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन देयर एटॉमिक मासेस। क्योंकि जब एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्लेसिंग की गई थी, उनकी जब उनको पोजीशन दी गई थी, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दी गई थी। ऑल्दो मेंडलीव ने क्या किया था? एटॉमिक मासेस पे, लेकिन वहां कुछ ड्रॉबैक्स आ गए। तो उन ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए तभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, जिसमें कि एटॉमिक नंबर को बेस रखा गया। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा दिखता कैसा है? ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। कितना सुंदर सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा दिखाई दे रहा है। तो इसमें इतना अच्छी तरीके से और सीक्वेंस वे में एलिमेंट्स की प्लेसिंग की गई। अगर आप देखें इसमें, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये 18 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 टिल 18, और वी हैव 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये सब पीरियड्स होते हैं। वर्टिकल कॉलम्स जो हैं, इनको वर्टिकल कॉलम्स कहा जाता है, जो कि 18 है, जिनको ग्रुप का नाम दिया जाता है। और ये नीचे जो हैं ये पीरियड्स है, और ये कितने हैं हमारे? 7 पीरियड्स हैं। तो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? हम बार बार एक ही टर्म को यूज कर रहे हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज क्या होता है कि कुछ सीक्वेंस के बाद में जो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी, वो कुछ सीक्वेंस के बाद में दूसरे एलिमेंट की भी सेम प्रॉपर्टीज आएगी, यानी पीरियोडिक, यानी कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो कुछ टाइम के बाद में, कुछ कुछ गैप के बाद में सेम प्रॉपर्टी दो एलिमेंट्स की एक जैसी आती है। तो इसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम देयर इज एलिमेंट्स बेयर सेम प्रॉपर्टी, they have same physical and chemical properties. Okay,
नाउ जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों को कंसीडर किया गया था, एंड दे ऑल डिपेंड्स ऑन देयर एटॉमिक नंबर। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो एटॉमिक नंबर में हम जब एटॉमिक नंबर हमें पता होता है तो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वी अरेंज इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेप। तो जो भी उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था जब आपने पढ़ा होगा बोहर मॉडल। अगर आपको याद नहीं है तो मैं अभी जब इसका ट्रेंड कराऊंगी तो उसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि थोड़ी सी आपकी जो मेमोरी है वो और शार्प हो जाए, जो आपने पढ़ा है वो रिकॉल कर पाए आप। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं उसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को। ओके, अगर हम बात करते हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहाँ ट्रेंड्स का मतलब क्या है पीरियोडिक टेबल में? यहाँ ट्रेंड्स का मतलब है कि जब एक पीरियोडिक टेबल बना था तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे, वैलेंसी थी, एटॉमिक साइज था उसका। अगर हम एक एलिमेंट की बात करते हैं तो उस एलिमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे वेरी करेंगी जब हम उन एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल में रखते हैं। तो अब पहले हम ट्रेंड की बात करते हैं वैलेंसी की। सबसे पहले तो वैलेंसी होती क्या है? जिनको पता है वैलेंसी क्या होती है वो कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाएं मुझे कि व्हाट इज वैलेंसी, व्हाट यू मीन बाय दिस टर्म वैलेंसी। और जिनको नहीं पता है उनके लिए हम बताते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। सी बच्चों, वैलेंसी होती है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। क्योंकि नेचर में एक एलिमेंट तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल होता है, और उसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। अगर आपको याद हो, या तो उसका आउटर मोस्ट शेल के हो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, या अगर उसका आउटर मोस्ट शेल एल एम एन और कुछ भी है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये दो कंडीशन है एक एटम को एग्जिस्ट करने के लिए। नेचर में एक एलिमेंट तभी एग्जिस्ट करेगा नेचर में, तभी स्टेबल होगा, तब ये इनमें से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल करता है। तो इन दो में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल करने के लिए वो क्या करेगा, या तो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या गेन करेगा। तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी। अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला आता है हमारा वैलेंसी का। तो अगर जैसे मैंने बात करी वैलेंसी की, तो हम देखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में। अब हम बात करते हैं, अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं पीरियड कैसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। अगर आप देखो ये पीरियड्स हैं, ओके, अक्रॉस इसे कहते हैं अक्रॉस द पीरियड, और इसे हम कहते हैं डाउन द ग्रुप। अगर हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी यहां से हम इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमारे सेकेंड पीरियड में अगर आप देखो कौन कौन से एलिमेंट्स है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो हम इन्हीं सबको लिख लेते हैं पहले, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। यही है हमारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स। अब आप देखेंगे अगर सेकेंड पीरियड के हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो ये हमारे सेकेंड पीरियड के हैं। अब हम इनकी पहले वैलेंसी लिखते हैं। एटॉमिक नंबर इनका क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये देखिए ये इनके एटॉमिक नंबर है। तो हम यहाँ एटॉमिक नंबर लिखते हैं पहले 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ राइट डाउन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर हम लेते हैं के और एल, दो शेल्स में आएगा 2 और 1, क्योंकि के शेल में तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 2, 2, 4 हो गया, 2, 3, 2, 4,
2 5, ये हम इसकी क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब हम बात करते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हुई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर अब आप देखो सेकेंड पीरियड है हमारा, ये सेकेंड पीरियड में सभी में लेफ्ट टू राइट, अगर हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं लेफ्ट टू राइट, तो सभी के सभी एलिमेंट्स में सिर्फ 2 ही शेल आ रहे हैं, सब में के एल। तो यानी कि ये सभी के सभी किससे बिलोंग करते हैं? सेकेंड पीरियड से। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, क्योंकि इतने एलिमेंट्स हैं, सबको याद करना कि वो कौन से पीरियड में आता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। उससे अगर हमें पता चल जाएगा, अगर उसमें 2 शेल्स आ रहे हैं तो वो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, 3 शेल आ रहे हैं तो वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है। अब हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। अब आप बताइए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल। अगर हम लिथियम की बात करें, इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 1, यही है। बेरिलियम में 2 है, बोरोन में 3 है, कार्बन में 4 है, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियॉन में 8। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं अक्रॉस द पीरियड, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पैटर्न आ रहा है इसके अंदर में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनकी वैलेंसी की। वैलेंसी क्या बताया था मैंने आपको? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट्स की वो कैपेसिटी जिससे वो दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन करे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब क्या करेगा लिथियम या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, तभी इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा नेचर में। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेना, इट नीड्स ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द एनर्जी, और इतनी एनर्जी कहाँ है? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या करेगा? अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो ये पहले वाली कंडीशन को फुलफिल कर देगा, यानी कि इसका आउटर मोस्ट शेल क्या बन जाएगा? के, और जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1, क्योंकि ये अपने में से लूज कर रहा है। बेरिलियम 2 लूज करेगा तो 2, बोरोन 3 लूज करेगा तो 3, और कार्बन हमारा एक स्पेशल एलिमेंट है, यूनिक एलिमेंट। हमने कार्बन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ा था। तो ये इसको हम टेट्रावेलेंट बोलते हैं, क्योंकि ये लूज नहीं करता ना तो गेन करता है। ये क्या कर रहा था? ये शेयरिंग कर देता है। अगर आपको याद हो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तो ये क्या करता है? ये शेयरिंग करता है। लेकिन इसकी वैलेंसी हम क्या लेते हैं? 4 ही लेते हैं। अब आती है नाइट्रोजन की बात। नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है? इतनी एनर्जी कहाँ से लाएगा भाई? तो नहीं कर पाएगा। फिर क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। अब ये 8 कंप्लीट करने के लिए क्या कितने लेगा? 2, 6 और 2 8 ही तो होता है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2। फ्लोरीन कितने लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन, और नियॉन तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसकी वैलेंसी 0। ना तो ये लेगा और ना ही ये देगा। तो इसे हम कहते हैं, नियॉन को हम कहते हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, क्योंकि ये वो वाली गैसेस होती हैं, ये अनरिएक्टिव होती हैं, ये किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। तो इसीलिए जो इनर्ट या नोबल गैसेस होती हैं, ये ना तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगी और ना ही गेन करती हैं। इसीलिए इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 0। तो अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। तो यानी पहले तो वैलेंसी क्या हुई? इंक्रीज, और फिर क्या हुई? डिक्रीज। तो अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं वैलेंसी की, लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, तो फर्स्ट वैलेंसी इंक्रीजेस, देन इट डिक्रीजेस। ओके,
अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, तो अक्रॉस द पीरियड और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। तो ये तो हुआ हमारा वैलेंसी का ट्रेंड किसमें, अक्रॉस द पीरियड। अब हम बात करें डाउन द ग्रुप की बात, यानी कि जब हम ऊपर से लेकर नीचे चलते हैं, डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम में कैसे आएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर आप देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन को हम कंसीडर भी कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हैलोजन और एल्कली मेटल्स यानी 17 ग्रुप से और एल्कली ग्रुप से दोनों से मिलती हैं, तो इसकी प्लेसिंग अलग होती है, तो हमने इसको अलग ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर अब हम बात कर रहे हैं डाउन द ग्रुप की, लिथियम इसका कितना है एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का कितना है 11 और पोटेशियम का 19। अब जल्दी से आप मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए, और जल्दी जो नहीं लिख के दिखा रहे हैं इसका मतलब उनको ये समझ में नहीं आया है अभी तक, तो हम उनके लिए फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। और चिल्ड्रन जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन सबसे पहले आपको इनके एटॉमिक नंबर ज़रूर याद करने हैं। तो अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं। 2 और 1 ये तो हमने अभी किया था। अब हम किसकी लिखेंगे, सोडियम की, 281। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, पोटेशियम की, 2881। अब आप देखो जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, लेकिन अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो ये तो सेम ही है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो इन सब की वैलेंसी क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ मुझे, इन सब की वैलेंसी क्या हुई, 1। अरे बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग, आपको सब पता है। सो इन सब की वैलेंसी क्या हुई, 1, क्योंकि ये अपने में से क्या करेंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। ओके, ये क्लियर है आपको। तो अगर हम वैलेंसी की बात करें यानी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं अक्रॉस द पीरियड, तो ये क्या होगा, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। लेकिन हम टॉप टू बॉटम की बात करें, टॉप टू बॉटम और डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, तो वैलेंसी क्या हो रही है, देयर इज नो चेंज, इट रिमेन्स सेम, क्योंकि सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, 1, एंड दे लूज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क में या 2 मार्क्स में भी जनरली आ जाता है, वाई टेल द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी across the period or from top to bottom. So answer is top to bottom में it remains same, there is no change in the valency, okay, and here and no change in the valence electrons also. लेकिन हम across the period या ये left to right की बात करते हैं तो ये क्या होगा, first increases then decreases। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक साइज सबसे पहले तो होता क्या है, एटॉमिक साइज होता है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट वैलेंस, आउटर मोस्ट शेल। पहले हम बात करते हैं अपने एटम की, कुछ ऐसा दिखता है एटम, इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो यहां से जैसे इसमें शेल्स प्रेजेंट होंगे, के है, एल है, एम है, एन है, जो भी है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई।
और इसे हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, और यही बताता है एटम का साइज कितना है। ओके, तो एटॉमिक रेडियाई इज द, कैसे डिफाइन कैसे करोगे उसको एटॉमिक रेडियाई को? एटॉमिक रेडियाई इज द डिस्टेंस, the distance from the center of the nucleus to the outermost shell, to the outermost shell is known as atomic radii. 1 mark question. Define atomic radii. So this is the answer. You'll write your answer like this. Okay. Now अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की, वेरिएशन कैसे कैसे आता है, पहले हम बात करें अगर लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, अगर हम यहाँ की बात करते हैं, अब आप देखो इनमें एलिमेंट्स हमारे कौन से, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इसमें न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता चला जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीजेस। और इसमें क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स तो सब में कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ शेल्स इन सब में कितने हैं? 2। इसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इसके ऊपर में बढ़ेगा तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से बिकॉज एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाएगा? अगर हम बात करते हैं लिथियम से फ्लोरीन तक के लिए, ओके, और नोबल गैसेस को भी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं इसमें, हम सिर्फ बात कर रहे हैं भी लिथियम से फ्लोरीन में। लिथियम का कितना है? 3, 2 और 1। ओके, तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो इसका एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, जिसकी वजह से न्यूक्लियस कैन इजिली अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव। सो एज अ रिजल्ट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव nuclear charge increases as we go from move from left to right, okay, due to increase nuclear charge। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप अगर आप चलोगे तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं कुछ। अब आप देखो इसमें 2 थे, 3 हो गए, इसमें 4, सॉरी 2, 3, 4 हो गए। तो क्या हुआ? इसमें नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ गया ना, यहाँ न्यूक्लियस है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, यहां से यहां तक जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे तो डिस्टेंस इन दोनों क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से एटम का जो साइज है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगर ये न्यूक्लियस है, एक शेल है तो साइज इतना हुआ, अगर आप 2 शेल आ गए तो साइज बढ़ गया, 3 शेल आ जाते हैं, अब आप देखो साइज कैसे इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज हो जाता है एंड एटॉमिक साइज इज ऑल्सो इंक्रीजेस। अब आप देखो रेडियस बढ़ता जा रहा है। तो एटॉमिक रेडियाई की अगर हम वेरिएशन की बात करते हैं तो जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियाई रिड्यूस हो जाता है। हम बात यहाँ नियॉन गैसेस, इनर्ट गैसेस की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो नियॉन है, इनर्ट गैसेस हैं, इनका ऑक्टेट तो ऑलरेडी कंप्लीट है। ओके, इनका ऑक्टेट क्या है?
ऑलरेडी कंप्लीट है। तो हम जब इनके रेडियाई को मेजर करते हैं तो इनको हम बोलते हैं वेंडर वॉल रेडियस, और बाकी एलिमेंट्स के रेडियस को हम मेजर करते हैं कोवेलेंट रेडियस में। अब ये वेंडर वॉल रेडियस या कोवेलेंट रेडियस क्या होते हैं? तो वेंडर वॉल रेडियस होते हैं half of the intermolecular distance between nuclei of two non bonded atoms। तो यानी कि जब दो नॉन बॉन्डेड एटम साथ में मिले होंगे तो उनके जो बीच का जो डिस्टेंस होता है इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियर डिस्टेंस, तो ये हाफ हो जाता है, इसे हम बोलते हैं वेंडर वॉल रेडियस। और कोवेलेंट रेडियस होता है हमारा रेडियस ऑफ द नॉन मेटल्स। ये किसको कैसे डिफाइन करते हैं? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन two nuclei of the two covalent bonded atoms। जैसे कि A और B है तो इनका हाफ, यानी कि ये और ये हमारे इन्होंने शेयरिंग होती है ना कोवेलेंट में, इसे हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। ओके, और वेंडर वॉल रेडियस कैसे हो जाएगा? ये वेंडर वॉल रेडियस। फाइन। अब अगर हम नोबल गैसेस की बात करते हैं तो हम उसका रेडियस मेजर करते हैं वेंडर वॉल में और बाकी एलिमेंट्स का कोवेलेंट रेडियस में। फाइन, क्योंकि वेंडर वॉल में क्या हुआ कि ये अनरिएक्टिव होती है, किसी के साथ में रिएक्ट तो करती नहीं है, तो दो एक जैसे एटम्स होंगे इसके अंदर में। फाइन, तो इतने तभी उसका रेडियस हम मेजर करते हैं सिमिलर एटम्स में। और अगर हम बात करते हैं What are the factors responsible for the atomic radii? अब एटॉमिक रेडियाई का किस किस कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसके ऊपर में इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला आता है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स affecting atomic radii। atomic radii, अभी जैसे मैंने आपको बताया जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटम का साइज रिड्यूस हो रहा है, तो इट मीन्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप ये भी कह सकते हो that atomic radii is inversely proportional to the effective nuclear charge। तो सबसे पहला फैक्टर तो ये है। ठीक है, सेकंड फैक्टर है इसका साइज ऑफ वैलेंस शेल। साइज ऑफ वैलेंस शेल, जैसे मैंने आपको बताया था अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ऐसे जाते हैं, तो ग्रुप का साइज क्या होता जा रहा है? इनमें नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज, क्योंकि साइज भी तो बढ़ ही रहा है। तो ये दोनों क्या हुए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, वैलेंस शेल, और वी कैन से साइज ऑफ वैलेंस शेल। साइज ऑफ वैलेंस शेल। थर्ड है आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई क्या होता है? आयंस का रेडियस सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, उसे हम कहते हैं आयोनिक रेडियाई। अब आयोनिक रेडियाई में क्या होता है? आयोनिक रेडियाई हमारे दो हैं। हमारे कौन कौन से आयंस होते हैं? कैटायंस होते हैं हमारे पास में, और कौन से होते हैं? एनायंस। कैटायंस कौन से हैं? जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जैसे कि सोडियम है। सोडियम अपने में से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो 281 इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 281। अपने में से ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज कर देगा। जब ये अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ शेल्स क्या हो गए? रिड्यूस हो गए, कम हो गए। और नंबर ऑफ शेल्स अगर रिड्यूस हो जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई भी क्या हो जाता है? वो भी कम हो जाएगा।
तो यानी कि कैटायंस के केसेस में एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए, हमारे पास में ये ऑप्शन दिए जाए Na Na प्लस, इन दोनों में से किसका एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होगा, तो क्या आंसर होगा, सोडियम का, क्योंकि ये तो आयन है और इसमें क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। लूज करेगा तो क्या होगा, इसका जो शेल है, नंबर ऑफ शेल्स रिड्यूस हो गए और इसीलिए इसमें एटॉमिक रेडियाई भी रिड्यूस हो जाता है। अब हम बात करते हैं एनायंस की, ठीक है। एनायंस क्या है, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। बात करते हैं हम क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17, ठीक है, 287। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करते हैं तो इनका साइज क्या हो जाता है, क्योंकि ये गेन कर रहे हैं इनका एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। गेन करने से क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियाई बढ़ जाएगा। तो यानी कि एनायंस का एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है और कैटायंस का डिक्रीज होता चला जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, क्लोरीन आयन, इन दोनों में से किसका एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होगा, तो क्या होगा आपका आंसर, इसका। तो ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। तो ये हमारा हुआ आयनिक रेडियाई, यानी आयंस का रेडियाई, जो कि वो सेम वही सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल। तो ये होता है हमारा आयनिक रेडियाई। तो अब हम बात करते हैं ये फैक्टर्स की जो हमने बात करी। तो इस पे जनरली बहुत बार एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपको ऐसे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इनमें से किसका ज्यादा एटॉमिक रेडियाई ज्यादा है और क्यों, तो आपको ये रीजनिंग देनी होगी कि कैटायंस में क्या होता है, दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स व्हाई देयर शेल्स रिड्यूस एंड एटॉमिक रेडियाई आल्सो डिक्रीजेस, फाइन। तो ये हमारे हुए फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई। तो इसमें कौन किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो फैक्टर्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है हाउ एटॉमिक रेडियाई अफेक्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो लेफ्ट टू राइट चलेगा तो क्या होगा, डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम जाएगा तो इंक्रीज, ठीक है। तो आज हमने 2 ट्रेंड करे हैं। पहला हमने कौन सा किया है, वैलेंसी। वैलेंसी अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि इसमें और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है। तो ये वैलेंसी का है हमारा, सॉरी, वैलेंसी की अगर हम बात करें तो हमने 2 ट्रेंड्स करे हैं आज, वैलेंसी और एटॉमिक साइज। तो अगर हम वैलेंसी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज हो जाती है, और टॉप टू बॉटम में जाते हैं तो ये सेम रहती है। और एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो डिक्रीज, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो increase. So these are 2 trends which we have done in today's class. So these are very important trends. In next class I'll take more trends, metallic and non-metallic character, electronegativity, और ये कैसे affect करते हैं across the period down the group. So in next class we'll do more trends. So till then, goodbye and take care and revise the topics which we have done so far. So thank you and have a nice day.